कमरे में आते ही हम दीवार पर लगा स्विच दबाते हैं और बत्ती जल जाती है। मतलब ये इतना स्वाभाविक है हम सबके लिए, लगता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स और ग्लोबल डेटा को देखकर एक अलग ही कहानी सामने आती है। बिल्कुल। और आज हम इसी डेटा में एक गहराई से गोता लगाने वाले हैं, यानी एक डीप डाइव करने वाले हैं। क्योंकि ये जो अदृश्य युद्ध चल रहा है ना इस स्विच के पीछे, वो सिर्फ पेट्रोल पंप के कीमतों तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब हमारा आज का मिशन यही है कि हम सिर्फ ऊपरी बातें ना करें। जो हमारे सामने ये सोर्सेज रखे हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। ये ऊर्जा संकट, ये हमारे खाने से लेकर भविष्य के युद्धों तक सब तय करने वाला है। सही कहा। तो शुरुआत अगर हम इस संकट की जड़ों से करें तो जो डेटा हमारे सामने है वो दिखाता है कि यह सब कई ताकतों के एक साथ टकराने का नतीजा है। और इसमें सबसे पहली ताकत तो हमारी अपनी बेतहाशा बढ़ती मांगी है। हाँ, मतलब आबादी तो बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में, पर हमारी ऊर्जा की खपत की रफ्तार तो उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। देखिए, आज हम सिर्फ एक बल्ब नहीं जला रहे हैं, हमारे पास विशाल डेटा सेंटर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारों की पूरी फ्लीट है सड़कों पर, और 24 घंटे चलने वाले कारखाने भी। हाँ, तो मांग और आपूर्ति के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। ऊर्जा उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाया है और इस असंतुलन को एक भयानक संकट में बदलने का काम किया है भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स ने। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध। एकदम सही उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि यूरोप अपने उद्योगों को चलाने और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए रूस के प्राकृतिक गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ये सप्लाई बाधित हो गई। रुको, यहाँ एक बात है। अगर यूरोप को रूस से गैस नहीं मिल रही तो इसका असर एशिया या अमेरिका की कीमतों पर इतना ज्यादा क्यों पड़ा? मतलब यूरोप अपनी समस्या खुद क्यों नहीं सुलझा पाया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ऊर्जा का बाजार कोई बंद कमरा नहीं है, ये एक ग्लोबल पूल की तरह है। जब यूरोप की पाइपलाइन बंद हुई तो उन्हें अचानक से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी जहाजों के जरिए चाहिए थी। अच्छा। तो वे दुनिया भर के बाजार में गए और हर कीमत पर गैस खरीदने को तैयार हो गए। इससे हुआ ये कि एक ग्लोबल बिडिंग वॉर या नीलामी शुरू हो गई। ओहो, मतलब जो ज्यादा पैसा देगा गैस उसकी। बिल्कुल। जो गैस पहले विकासशील देशों को सस्ते में मिल रही थी वो अचानक यूरोप की तरफ मुड़ गई क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे रहे थे। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये तो ऐसा है ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा हाईवे हो, उस पर कारों की संख्या अचानक दोगुनी हो गई। हाँ, बढ़ती आबादी और तकनीक की वजह से। बिल्कुल। और आगे चलकर युद्ध और राजनीतिक तनाव के कारण हाईवे की कई लेन बंद कर दी गई हों, तो जाम तो लगना ही है। एकदम सटीक तुलना है। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कुछ ही देशों पर इस ऊर्जा निर्भरता ने पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को नाजुक बना दिया है। परिवहन महंगा होता है, माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है और अंततः हर चीज पर महंगाई का ठप्पा लग जाता है। बिल्कुल। और इस ब्लड प्रेशर का सबसे ज्यादा खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ता है जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है। सही बात है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में जो एक और बात सामने आई है वो मुझे बहुत हैरान करती है। मतलब राजनीति और युद्ध तो इंसानों की बनाई रुकावटें हैं, पर अब तो प्रकृति भी इस ढांचे को तोड़ रही है। हाँ, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज ये अब कोई भविष्य का सिद्धांत नहीं रहा, ये आज हमारे पावर ग्रिड को ठप कर रहा है। बिल्कुल। और इन पेपर्स में चरम मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर का जो जिक्र है वो काफी डरावना है। मुझे हमेशा लगता था कि पनबिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सबसे सुरक्षित है। बांध बना दिया, पानी गिर रहा है, बिजली बन रही है। हाँ, लेकिन समस्या पानी की मात्रा की है ना। बांध के टरबाइन घुमाने के लिए जल स्तर का एक निश्चित ऊंचाई पर होना बहुत जरूरी है। और सूखे की वजह से पानी है ही नहीं। बिल्कुल। दुनिया भर में जो भयंकर सूखे पड़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का कोलोराडो नदी बेसिन हो या चीन और यूरोप की नदियां, जल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि बिजली उत्पादन ठप है। आप बिना पानी के टरबाइन कैसे घुमाएंगे? और इसके ठीक विपरीत दिशा में गर्मी की लहरें या हीट वेव अपना कहर बर पा रही हैं। जब तापमान बर्दाश्त के बाहर होता है तो पूरा का पूरा शहर एक साथ एसी चला देता है। और यहीं पर हमारे पावर ग्रिड की फिजिक्स काम आती है। लोगों को अक्सर लगता है कि ग्रिड में बिजली कहीं जमा रहती है, पर ऐसा नहीं है। ग्रिड में तो डिमांड और सप्लाई को हर सेकंड बिल्कुल बराबर रखना होता है ना? एकदम सही।
अगर मांग अचानक से बढ़ती है और जनरेटर्स उतनी बिजली नहीं बना पाते तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। सिस्टम को जलने से बचाने के लिए पावर कंपनियां खुद ही इलाकों की बिजली काट देती हैं। जिसे हम ब्लैकआउट कहते हैं। हाँ, तो इन ब्लैकआउट से बचने के लिए सरकारें कर क्या रही हैं? मतलब वो उन पुराने बंद पड़े कोयला संयंत्रों को फिर से चालू कर रही हैं, जिन्हें पर्यावरण बचाने के नाम पर बंद किया गया था। इसे ही कैच-22 की स्थिति कहते हैं। एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही आपको वापस उसी चक्र में धकेल देता है। मतलब गर्मी से बचने के लिए हमें एसी चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, वो बिजली हम कोयला जलाकर बना रहे हैं। हाँ, जो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रहा है। और वो गैस दुनिया को और गर्म कर रही है, जिससे अगली बार और भी भयंकर हीट वेव आएगी। ये तो एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना असंभव लग रहा है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये दुष्चक्र ही फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर जाने वाले ट्रांजिशन को इतना मुश्किल बना रहा है। वही ना, मतलब एक सवाल उठता है कि हम इस ट्रांजिशन को रातों रात क्यों नहीं कर लेते? अमीर देशों के पास पैसा है, वो बस हर जगह सोलर पैनल और विंड टरबाइन क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि रिन्यूएबल ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये समय और तकनीक की भी सीमा है। हमारी पूरी सभ्यता पिछले 100 सालों में जीवाश्म ईंधन के इर्द गिर्द बनाई गई है। अच्छा। कोयला और गैस की खासियत है वो बेस लोड पावर देते हैं, मतलब जब चाहो जितनी चाहो बिजली बना लो। जबकि सोलर और विंड तो मौसम पर निर्भर है, धूप नहीं तो बिजली नहीं। बिल्कुल। जब तक हमारे पास ग्रिड स्केल की विशाल बैटरी स्टोरेज तकनीक पूरी तरह से सस्ती और उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक हम पूरी तरह से रिन्यूएबल पर शिफ्ट नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी घर्षण है। ये तो वाकई गंभीर है, क्योंकि जब ये ऊर्जा और जलवायु का लूप चलता है तो इसका असर सिर्फ पावर प्लांट की चिमनियों तक सीमित नहीं रहता। रिसर्च दिखाती है कि ये एक विशाल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। हाँ, पहली ईंट ऊर्जा की गिरती है, लेकिन आखिरी ईंट जो गिरती है वो हमारी खाने की थाली है। मतलब अर्थव्यवस्था को करीब से देखें तो ऊर्जा हर चीज का आधार है। कारखाने जो स्टील, सीमेंट या एल्युमिनियम बनाते हैं, उनकी लागत का सबसे बड़ा हिस्सा ही बिजली और ईंधन होता है। और अगर ये लागत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इन कारखानों के पास उत्पादन कम करने या पूरी तरह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। बड़े कॉरपोरेशंस तो शायद इसे झेल लें, लेकिन छोटे व्यवसाय की तो कमर ही टूट जाएगी। इससे भी बदतर स्थिति कृषि क्षेत्र की है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आधुनिक खेती कितनी ज्यादा ऊर्जा पर निर्भर है। ये सिर्फ खेतों में चलने वाले ट्रैक्टरों के डीजल की बात नहीं है। सबसे बड़ा पेंच है उर्वरक, यानी फर्टिलाइजर। मुझे याद है इन रिपोर्ट्स में एक एनालॉजी थी ना, कि ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले अदृश्य आटे की तरह है। बिल्कुल। मतलब अगर बुनियादी आटा महंगा हो गया तो चाहे आप केक बना रहे हो यानी कि उद्योग, या फिर सादी ब्रेड यानी कृषि, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो क्या फर्टिलाइजर खेती का वो आटा है? हाँ, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है। जब गैस की कीमतें आसमान छूती हैं तो उर्वरक बनाने वाले कारखाने बंद हो जाते हैं। अच्छा। उर्वरक महंगा होता है तो किसान कम फसल उगाते हैं, और जब बाजार में अनाज कम होता है तो वैश्विक स्तर पर खाने की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाती हैं, जिसका सीधा असर विकासशील और गरीब देशों पर पड़ता है। महंगा खाना सिर्फ कुपोषण नहीं लाता, ये आर्थिक अस्थिरता को जन्म देता है। और यहीं पर ऊर्जा गरीबी या एनर्जी पॉवर्टी का असली और क्रूर चेहरा सामने आता है। ऊर्जा गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बिजली का बिल भरने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि करोड़ों लोग साफ खाना पकाने के ईंधन से वंचित होकर वापस लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, जो उनके स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। इसका मतलब है कि छोटे क्लिनिकों में वैक्सीन ठंडी रखने के लिए बिजली नहीं है। ये लोगों को आधुनिक विकास चक्र से पूरी तरह बाहर कर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ऊर्जा सुरक्षा पर। और ये सब सुनने के बाद साफ हो जाता है कि ऊर्जा सुरक्षा क्यों आज हर देश की प्राथमिकता है। और यही चाह हमें एक नई तरह की जंग की तरफ धकेल रही है। मतलब अब तक तो इतिहास में हमने पढ़ा है कि देश तेल के कुओं और पाइपलाइनों के लिए लड़े हैं। हाँ, पर स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि कल का भू राजनीतिक नक्शा बिल्कुल अलग होगा।
अब दौड़ उस तकनीक के लिए है जो हमें इस जीवाश्म ईंधन से बाहर निकालेगी। जैसे इलेक्ट्रिक कार की बैटरी या रिन्यूएबल तकनीक। और इनके लिए जो दुर्लभ खनिज या रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल। सही कहा। तो क्या लिथियम नया तेल है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन असली खेल सिर्फ इन खनिजों को जमीन से निकालने का नहीं है। अच्छा, तो फिर असली ताकत किसके पास होगी? सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत उस देश के पास होगी जो इन खनिजों की प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग करने की क्षमता रखता है। कच्चा खनिज खदान से निकालकर उसे बैटरी में इस्तेमाल होने लायक बनाने की जो तकनीक और कारखाने हैं, वो इस वक्त दुनिया के कुछ ही देशों के पास मजबूती से केंद्रित हैं। मतलब हम एक तरह की निर्भरता को छोड़कर दूसरी तरह की निर्भरता में प्रवेश कर रहे हैं। पहले मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर थे, अब उन देशों पर निर्भर होंगे जो इन बैटरी खनिजों को प्रोसेस करते हैं। यही नई सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब इस बात से तय होंगे कि किसके पास इन खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन है। यार, अभी तक की चर्चा में हमने जो भी समझा, बढ़ती मांग, युद्ध के प्रभाव, चरम मौसम का दुष्चक्र, नई जंग, ये सब सुनकर तो कोई भी निराश हो सकता है। क्या हमारे इस डीप डाइव में कोई आशा की किरण भी है, या क्या ये संकट ही अंततः दुनिया को समाधान की ओर धकेल रहा है? इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अक्सर बड़े संकटों की कोख से ही जन्म लेते हैं, और यही आज हो रहा है। अच्छा। क्योंकि कोयला, तेल और गैस अब न केवल पर्यावरण के लिए विनाशकारी हैं, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा अस्थिर और महंगे हो चुके हैं। इसलिए दुनिया के पास रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मतलब ये संकट एक तरह से कड़वी दवा है। बिल्कुल। इस वक्त स्वच्छ ऊर्जा में जो निवेश हो रहा है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अगर वाह, मतलब अर्थशास्त्र अब पर्यावरण के पक्ष में काम कर रहा है। ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है यहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ स्वच्छ ऊर्जा सस्ती और ज्यादा एफिशिएंट होती जा रही है। हमारी इस सामग्री में एक और शब्द बार बार आता है, ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये आम हाइड्रोजन से अलग कैसे है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारी उद्योगों जैसे स्टील या सीमेंट बनाना या बड़े पानी के जहाजों को चलाने के लिए बैटरी से काम नहीं चलता। उन्हें भयंकर ऊर्जा चाहिए जो हाइड्रोजन दे सकता है। अच्छा। लेकिन पारंपरिक हाइड्रोजन बनाने में फॉसिल फ्यूल लगता है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम पानी को तोड़ने के लिए सीधे रिन्यूएबल बिजली जैसे सोलर का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, तो इस तरह जो ईंधन बनता है वो जलने पर सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है? बिल्कुल, कोई प्रदूषण नहीं। ये उन उद्योगों के लिए गेम चेंजर है जिन्हें डीकार्बनाइज करना सबसे मुश्किल माना जाता था। ये वाकई एक बड़ी छलांग है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर भी जोर देती है कि समाधान सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम कितनी नई ऊर्जा पैदा करते हैं। बात इस पर भी है कि हम कितनी कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन, ये शायद पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। दशकों से हमारी मानसिकता रही है, मांग बढ़ रही है तो और पावर प्लांट लगाओ। हाँ, पर अब तो ये सोच बदल रही है। स्मार्ट ग्रिड तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इमारतों की कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करता है, ये सब मिलकर ऊर्जा की मांग को ही नीचे ला रहे हैं। बिल्कुल। जब हम अपने घर की पुरानी लाइट्स को एलईडी से बदलते हैं या इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ अपना बिल कम नहीं कर रहे हैं, हम उस वैश्विक मांग के दबाव को कम कर रहे हैं जो अंततः युद्ध और महंगाई का कारण बनता है। सही कहा। लोगों में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली को लेकर जो जागरूकता आ रही है, वो भी इस संक्रमण का एक बड़ा हथियार है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये संकट हमारे बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का वो जरूरी धक्का है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जो ज्यादा सुरक्षित और साफ होगा। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हमने देखा कि वो मामूली सा स्विच जिसे हम रोज दबाते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे बढ़ती मांग और एक झटके में बाधित हुई सप्लाई चेन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, कैसे चरम मौसम ने ग्रिड को तोड़ा और हमें वापस उसी कोयले की तरफ धकेला। और हमने ये भी जाना कि कैसे गैस के दाम बढ़ने से फर्टिलाइजर महंगा होता है, जो हमारे खाने की थाली तक पहुंचकर ऊर्जा गरीबी का कारण बनता है। हाँ, और अंततः हमने देखा कि कैसे ये पूरा आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव हमें स्मार्ट तकनीक और रिन्यूएबल भविष्य की